हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 20 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा के दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बोल रहा है कि धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जो हो जाएगा इन दोनों का रिलेटिव स्पीड यानी कि नाविक की चाल और धारा की चाल वो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा नाविक की चाल प्लस का धारा की चाल बराबर में हो जाएगा कितना किलोमीटर जा रहा है, 9 किलोमीटर जा रहा है 45 मिनट में, यानी कि 9 किलोमीटर और बटे में हो जाएगा 45 मिनट। इसको बदलें घंटा में तो 60 से भागना होगा। ये जगह 15 3 45 और ये 15 चौक 60, ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये करेगा 3 के 9, यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन दोनों का आगे रिलेटिव स्पीड है। तो नाविक की चाल कितना है, नाविक की चाल जो है यानी कि तैराक की चाल वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस का धारा की चाल और बराबर में यहाँ से हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस 9 को रिजल्ट कर जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ से धारा की चाल आ जाएगा वो हो जाएगा 12 - 9 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी की आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण पी ए बी बराबर में 35 डिग्री है तो कोण ए आर एस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से एक चित्र दिया गया है जिसमें है ओ वृत्त का केंद्र है। ये हो गया हमारा ओ वृत्त वाला केंद्र। ठीक है, इसमें किया दिया गया है चित्र में ये ए से पी, फिर उसके बाद ये बी और उसके बाद यहां से है ए से आर है और ये वाला डायगोनली यहां से काट रहा है और ये यहां से काट रहा है। ठीक है, इसमें दिया कोण पी ए बी बराबर में 35 डिग्री। तो ये हो गया ए, ये हो गया पी, ये बी और ये आर और ये हो गया एस। तो कोण पी ए बी बराबर में दिया है 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, और हमसे पूछा है कि कोण ए आर एस ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिपथ जो बना कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों, अगर हम चलते हैं त्रिभुज ए पी बी में, यानी कि त्रिभुज ए पी बी में अगर चलते हैं तो यहाँ से अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस का कोण पी और प्लस का कोण बी बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से जो कोण ए बराबर में 35 डिग्री प्लस का कोण पी बराबर में 90 डिग्री और प्लस का कोण बी बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से कोण बी बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस का 90 प्लस का 35 यानी कि 125 डिग्री। यहाँ से कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, कोण बी बराबर में आ जाएगा 180 माइनस 125 यानी कि आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये जब कोण आ गया 55 डिग्री और यहाँ से इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं रेखा को तो ये हो जाएगा पूरा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये जब 55 डिग्री हो जाएगा तो ये कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 55, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 180 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो हो जाएगा 55 5 60 60 और 20 80 यानी कि 125 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कोण ओ बी आर बराबर में हो जाएगा कोण ए आर एस के, ये एकांतर कोण से। ठीक है, यहाँ से कोण ओ बी आर कितना गया, कोण ओ बी आर अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये आ गया हमारा 125 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री बराबर में हो जाएगा कोण ए आर एस। तो कोण ए आर एस का मान पूछा है तो कोण ए आर एस का मान हो जाएगा 125 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि हॉल की जो चौड़ाई है यानी कि बी वह है 12 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से 7 मीटर अधिक, यानी कि ये हो जाएगा 19 मीटर का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर में हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई
यानी कि 19 और प्लस का चौड़ाई 12, ठीक है। तो परिमाप दिया है 62, तो ये 62 बराबर में हो जाएगा 2 इंटू का 19 और 12 ये हो जाएगा 31, ठीक है। ऐसे हमारा आ जाएगा 62 बराबर में ये हो जाएगा 62, यानी कि यहाँ से आ गया 1 का मान 1, तो कितना मान है चौड़ाई, वो मान है 12, यानी कि चौड़ाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मीटर, यानी कि 12 गुने 1 बराबर में 12, और लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 गुने का 1 यानी कि 19 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हॉल की लंबाई आ गया 19 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करें। यहाँ से व्यंजन दिया है 6 प्लस का 4 गुने का 10 भागा का है 2 और माइनस का है 9, तो 10 भागा 2 यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। और ये 5 के 20 और ये 26, यानी कि 26 माइनस का 9, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 26 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 17, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 35 स्कूली छात्रों के एक समूह का आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कितना, 35 स्कूली छात्रों का माध्य, यानी कि 35 छात्रों का एवरेज जो दिया है वह दिया है 16, यानी कि 35 छात्रों का एवरेज कितना दिया है, 35 छात्रों का जो एवरेज दिया है वह दिया है 16 वर्ष, ठीक है। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 16 इंटू का 35, ये हो जाएगा 16 5 80 के 0 हासिल 8 16 और 16 48 48 और 8 56, यानी कि 560 हो जाएगा। फिर क्या आगे बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि यदि 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हो जाता है, शिक्षक की उम्र को शामिल अगर करते हैं इसमें, ये टोटल कितना जो हो जाएगा इन सभी का, ये हो जाएगा 560 प्लस का शिक्षक जो है वो 52 वर्ष का है, तो ये हो जाएगा 2 6 5 11 के 1 हासिल 1 5 और 1 यानी कि 612। तब बोला कि इनका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज निकाल देंगे कि एवरेज बराबर में हो जाएगा टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या, तो योग कितना आ गया है 612, ठीक है। और टोटल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 पहले थे और बाद में यानी कि ये हो जाएगा 36, ये कर जाएगा 6 1 36 और ये 6 1 6 6 2 12 और ये हो जाएगा 6 1 6 4 इनके 7 6 42, इसका एवरेज आ जाएगा 17, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है, उनके महत्तम समापवर्तक यानी एसीएफ और एलसीएम का योग 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 24 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो 24 गुना है एचसीएफ का, ठीक है। यहाँ से एलसीएम बटा एचसीएफ कितना आ जाएगा, इस एचसीएफ को इधर कराएंगे तो हो जाएगा भागा में, इनकी बटे में हो जाएगा एचसीएफ बराबर में 24 बटे में 1 हो जाएगा, और इन दोनों का योग जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 750, अनुपात में कितना योग हो जाएगा, 24 और 1 25, 25 का मान जो दिया है वो दिया है 750, एक हो जाएगा 25 3 75, इनकी 1 का मान आ गया 30, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 गुने में 30 इनकी 24 3 72 इनकी 720 और एसीएफ हो जाएगा 30, ठीक है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुने एसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या जगह पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 90 और दूसरी संख्या को मान लेते वो है 1 से बराबर में हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि 720 इंटू का हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये कर जाएगा 30 3 90 और ये कर जाएगा 24 3 72 240, तो दूसरी संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या जो आ गया वो आ गया 240, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 100 से 1000 के बीच, तो 11 से कटने वाली पहली संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110 और दूसरी हो जाएगा 121 और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 के अंदर ये हो जाएगा 990, क्योंकि 91 और ये 0 इनके 90 बार में कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 990, इनकी यहाँ से संख्या पूछा है, ये हो जाएगा ए बराबर में वो हो जाएगा 110 इनकी पहला पद और डी बराबर में हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 11 और यहाँ का इन का मान ज्ञात करना है और अंतिम पद कितना दिया है इनकी टीएन बराबर में दिया है 990। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अंतिम पद बराबर में होता है पहला पद प्लस का n-1 इंटू का
डी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 990 बराबर में ए का मान कितना है 110 और ये हो जाएगा प्लस का n-1 इंटू का डी यानी कि 11। तो 110 किधर का रहेंगे तो ये हो जाएगा 880 बराबर में n-1 इंटू का ये 11। तो ये कर जाएगा 11/8 यानी कि 80 बार में। यहाँ से हो जाएगा 80 बराबर में n-1। जैसे n बराबर कितना हो जाएगा ये 80 प्लस का 1 यानी कि 81। इनकी वो संख्या जो है वह 81 है संख्या है, यानी कि 100 से 1000 के बीच की जो संख्या है जो 11 से पूर्णतः कटेगी वो है 81 को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है राम सागर और भगत राम 10:13 का अनुपात में निवेश करके एक साझेदार करते हैं। ठीक है, 8050 रुपये के लाभ में से भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ से राम सागर और भगत राम का कितना है राशि का अनुपात, वो है राम सागर और भगत राम। ठीक है, इनका राशि का जो अनुपात है वो है 10:13। ठीक है, और टोटल राशि कितना है, टोटल राशि है 8050 रुपया। यहाँ से टोटल अनुपात में राशि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और इसी 23 का मान जो दिया है वो राशि में दिया है 8050 रुपया। तो यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 8050 रुपया बटे में हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46 और 23 तिहाई 69, यानी कि हो जाएगा 23 तिहाई 69। तो कितना बचेगा, और 80 में से अगर हम 69 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 69 1 70 और 10 100 यानी कि 115। तो ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, यानी कि हो जाएगा 5 यानी कि 350 बार में ये कट जाएगा। तो एक का मान आ गया 350। तो पूछा किसका है, पूछा है भगत राम का हिस्सा कितना है। तो भगत राम का अनुपात में राशि कितना है 13 है। ऐसे अगर 13 बराबर में 350 इंटू का 13, तो ये धनराशि हो जाएगा 0। 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 3 39 और 6 45, यानी कि हो जाएगा 4550 रुपया भगत राम का हिस्सा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ से दिया है एक 10 फुट लंबी सीढ़ी है और ये दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श कर रही है। तो ये हमारा हो गया दीवार। ठीक है, जिसमें कि यहाँ तक हो गया ये ए और ये बी, और ये मान लीजिए कि ए सी हमारा सीढ़ी का लंबाई हो गया। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, यह दिया है 10 फीट और ये कितना ऊंचाई तक छू रहा है दीवार को, यह छू रहा है 8 फुट तक, यानी कि यहाँ से दूरी दिया है ये 8 फुट। तो दोस्तों जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो तो 3 4 5, इसका दोगुना करेंगे तो 6, ये 8 और ये 10, जिसमें कि 8 दिया है 10 दिया है, क्या नहीं दिया है 6 नहीं दिया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी वो हो जाएगा 6 मीटर का, सॉरी 6 फुट का। ठीक है, यहाँ से क्या बोला है आगे बोला है कि सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाए। तो यहाँ से 8, तो यहाँ से कितना अगर इसको खिसकाया जाए, ये जो ऊंचाई हो जा रहा है वो हो जा रहा है 9.6 फीट, यानी कि यहाँ से बढ़ जा रहा है 1.6 फीट और ज्यादा। यहाँ से टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.6 फीट और ये सीढ़ी की कितना है लंबाई, यह है 10 फीट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 मीटर, इसमें कि यहाँ तक खिसकाया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, ये जब पूरा है 6, इसमें कि x खिसकाया जा रहा है तो हो जाएगा 6 माइनस का x। ठीक है, और ये हो जाएगा x, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों अगर हम चलते हैं त्रिभुज, यहाँ से इसका नाम देते हैं ई है, बी ई और यहाँ पर डी, डी में यहाँ से हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा बी ई का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो ऐसे डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर में बी ई का स्क्वायर यानी कि 9.6 का स्क्वायर और प्लस का बी डी का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 100 माइनस का ये प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा 9.6 का स्क्वायर निकाल देंगे कि 996 इंटू 96 करेंगे तो 36 पे 6 हासिल 3, 9 6 54 और 54 108, 108 और 3 111 यानी कि 1 हासिल 11, 9 81, 81 और 1 82, 82 और 10 92 यानी कि 9200
16। यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव है तब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि माइनस का हो जाएगा 92.16 बराबर में 6 माइनस 1 से स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। ये घट का हो जाएगा 16 4 20, 20 और 80 यानी कि 100। ये 93 होगा, 93 और ये 100 में से 93 जाएगा तो हो जाएगा 7 यानी कि 7.84 बराबर में हो जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 7.84 बराबर में हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 7.4 का वर्गमूल निकालेंगे, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3। ठीक है, और ये उत्तरा 8 4, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 8 यानी कि 8 64 के 4 हासिल 6 और चौके 32 6 और फिर 2.8 इसका हो जाएगा वर्गमूल। क्या हम लिख सकते हैं 2.8 बराबर में 6 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस का 2.8, ये हो जाएगा इनकी पॉइंट का 2 तो हो जाएगा 3 और ये 3.2 मीटर को अगर खिंचाया जाएगा कि सीढ़ी की ऊंचाई जो हो जाएगा वो 9.6 फुट तक पहुंच जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेंगे कि उसका टोटल पूर्णांक जो है वो है 100%। ठीक है, जिसमें कि मोहित को 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण होते ही फेल हो जाता है। ये अगर 30% तो प्राप्त करता है और ये 25 अंकों से फेल हो जाता है, किसको हम देते हैं 25 अंक, ये पास हो जाएगा। फिर अगर दे रहा है कि एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और वो पासिंग मार्क्स से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो इसको अगर हम माइनस के 15 करेंगे तो ये भी पास हो जाएगा और ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 30% इधर कर जाएंगे और 15 को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का ये हो जाएगा 15 बराबर में 38% और माइनस का ये हो जाएगा 30%। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 25 से 15 ये हो जाएगा 40 बराबर में हो जाएगा 8%। जैसे 1% का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 5 40 यानी कि 5। तो टोटल पूर्णांक कितना माने, टोटल पूर्णांक जो माने वो माने 100%, या फिर 100% बराबर निकाल लेंगे, 100% बराबर में हो जाएगा 5 गुने का 100 यानी कि 500। ठीक है, यहाँ से पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक अंक प्रतिशत कितना है, वो है 30% प्लस का 25 यानी कि हो जाएगा 500 का अगर हम 30% निकालेंगे ये हो जाएगा उत्तीर्ण अंक वाले निकाल देंगे, तो उत्तीर्ण अंक बराबर में हो जाएगा 500 का 30% और प्लस का ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा डबल जो कैंसिल आउट और ये 30 5 150, 150 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 और परसेंट निकाल देंगे तो परसेंट बराबर में होता है 175 बट्टा में टोटल संख्या यानी कि 500 और ये इंटू का हो जाएगा 100। ये डबल जो कैंसिल आउट और ये बचती है 15 2 5 25 की 35%, उसका पासिंग मार्क्स जो है वो है 35%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। तो इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 16 मैन जो है वो 12 दिनों तक कार्य करते हैं और इसी कार्य को कितना महिलाएं हैं, 12 महिलाएं जो हैं वो कार्य कर रही है 32 दिन में, तो पूरा हो जा रहा है। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 12 एकम 12 यानी कि यहाँ से मैन बराबर में आ गया 2 वोमेन। जैसे मैन बट्टा में वोमेन यानी कि मैन और वोमेन की क्षमता कितना आ जाएगा, 2:1 2 बट्टा में 1। फिर आगे क्या बोल रहा है, 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। यहाँ से पर हम टोटल कार्य निकाल देंगे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 मैन जो कार्य कर रहे हैं 12 दिन, तो ये कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं।
तो टोटल कार्य निकाल देंगे। तो टोटल कार्य बराबर में हो जाएगा 16 मैन, 16 गुने 1 मैन का है क्षमता 2, तो 16 मैन का हो जाएगा 16 गुने 2 और ये हो जाएगा गुने का 12, ये 16 दूनी 32 और गुने का 12, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 3 36, 36 और 2 38 इनके 384 यूनिट। ठीक है, ये 384 टोटल कार्य, जिसमें कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। तो इनका हम कार्य निकाल लेंगे। 16 मैन और 16 वुमेन मिलकर इस कार्य को 4 दिन तक करते हैं। 1 मैन की क्षमता है 2, तो ये जो 16 दूनी 32 प्लस के 16 गुने 1 और इंटू का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 48 इंटू का 4, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19 की 192 यूनिट जो है वो 16 मैन और 16 वुमेन मिलकर 4 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य निकाल लेंगे। तो जगह 192 और घटेगा तो ये हो जाएगा 192, क्योंकि 192 यूनिट अभी भी शेष कार्य बच रहा है। और इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, ये कर रहा है 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इनकी पहले कितने थे, पहले तो 16 पुरुष और फिर अब में आ जा रहे हैं 16 पुरुष और, ये कितना दिन में समाप्त होगा, या तो समाप्ति निकाल लेंगे, क्योंकि समाप्ति दिन हो जाएगा। टोटल कार्य करना है 192 यूनिट और टोटल कितने हो जा रहे हैं मैन, वो हो जा रहे हैं 16 16 32 मैन, यानी कि 32 इंटू का 1 मिनट की क्षमता है 2, तो 32 मिनट की क्षमता हो जाएगा 32 गुने 2, तो ये दोस्तों हो जाएगा 4 वाटे 32 और ये 4 चौक 16 3 4 वाटे 32। ठीक है, और ये 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ये कार्य कर देंगे 3 दिन में शेष कार्य को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली और स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपया अधिक का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी। तो दोस्तों यहाँ से जो दिया है वो दिया है सीआई और एसआई का अंतर, यानी कि सीआई और एसआई का अंतर दिया है 61 रुपया। ऐसे मान लेते हैं कि मूलधन जो है वह है दोनों के लिए 10,000 रुपया। ठीक है, तो रेट कितना, रेट जो है वह है 10% और टाइम है 1.5 वर्ष और यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज जो हो रहा है वो अर्धवार्षिक हो रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छमाही। ठीक है, और रेट कितना हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो 1 वर्ष में होता है छमाही 2, यानी कि रेट हो जाएगा 5%, 10 बट्टा में 2 यानी कि 5%। यहाँ से निकाल लेंगे पहले छमाही का एसआई, तो ये हो जाएगा 10,000 का 5%, ये हो जाएगा 500, यानी कि यहाँ से पहले छमाही का ब्याज आ गया 500, दूसरी छमाही का ब्याज आ जाएगा फिर 500, ये ऐसा ही निकल रहा है, और फिर ये तीसरी छमाही का साधारण ब्याज आएगा 500, और जो साधारण ब्याज पे जो ब्याज लगेगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलते आ जाएगा। तो अगर 500 का फिर 5% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि 25 आ गया, फिर ये 25 को दोगुना करेंगे तो 50, और फिर 25 का अगर 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल एसआई और ये टोटल आ गया हमारा सीआई, यानी कि अगर पूरा सीआई में से अगर हम ऐसे घटा देंगे तो हमारा जाएगा अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल, ये वाला केवल ये हो जाएगा 50 और 25 75, 75 और 1 76.25 आ गया यहाँ से हमारे अनुसार, लेकिन पड़ोसी के अनुसार दिया है 61, जैसे 1 बराबर में हो जाएगा 61 बाटा में ये 7625 और इंटू का ऊपर से कर देंगे 100 से गुना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 61 100 बाटा में ये 7625 और टोटल कितना माने मूलधन, वो माने 10,000, गुना हो जाएगा 10,000 से। ये दोस्तों हो जाएगा 15 5 75, 1 5 10 और ये 5 25, और ये दोस्तों हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएगा कि 5 15 0 5 25, फिर जाएगा 5 के 20 यानी कि 400, फिर 5 से जाएगा 5 6 के 30 और ये 5 6 कम 5, और ये हो जाएगा 5 8 40 यानी कि 80 बार में, और ये जाएगा 1 बार में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 100, यहाँ से मूलधन कितना आ जाएगा 100 गुने 80 यानी कि 8,000 आ जाएगा इन दोनों के लिए मूलधन, यानी कि वो राशि आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है,
वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। जैसे दिया कि आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। ये आर्यन हो गया, ए फॉर आर्यन, और ये बी फॉर विपिन। तो आर्यन का जो समय लग रहा है वो विपिन के समय से दुगना समय लग रहा है। ये हो जाएगा विपिन के लिए, मान लीजिए इसका 1 लग रहा है, इसका आर्यन कितना लगेगा, इसको लगेगा 2। ठीक है, तो ये हो गया समय का रेशियो। तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो इफिशियंसी हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, तो हो जाएगा 1:2, यानी कि आयरन की क्षमता आ गया 1 और विपिन की क्षमता आ गया 2। ठीक है, और इन दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं 2 दिन में। तो ऐसे टोटल कार्य निकाल देंगे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 अनुपात में, और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 दिन में। तो यहाँ से टोटल कार्य होगा 3 दूनी 6। ठीक है, कि 6 यूनिट। तो यहाँ से पूछा है कि विपिन को अकेले उसी कार्य को करने में कितने समय लगेगा। तो विपिन का कितना क्षमता है, वो है 2, और टोटल कार्य कितना है, वो है 6। बस 1 बराबर में हो जाएगा 6/2, यानी कि विपिन को समय लगेगा 3 दिन का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है P/Q के रूप में 0.037 के पावर रेकरिंग का रूपांतरण कीजिए। तो यहाँ से दिया है 0.037, 0.03 और 7 की पावर रेकरिंग, 3 और 7 की पावर रेकरिंग है। इसको लिखेंगे 37, और ये हो जाएगा माइनस कितने पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो जाएगा माइनस का 0, और बॉटम में हो जाएगा कितने पर रेकरिंग है, यहाँ पर रेकरिंग है 2 अंक पर, यहाँ से हो जाएगा 2 to 9, और कितने पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर बैठ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 37 में 0 यानी कि 37, और बॉटम में हो जाएगा 990। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिए कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। जैसे मान लेते हैं तो 5 संख्याएं जो है क्रमागत वो है 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, तो इनका योग दिया है 90। इनका अगर योग करते हैं तो एक दोस्तों कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। यहाँ से हमारा आंसर आएगा 15, और प्रश्न में दिया कितना योग, यह दिया है 90, यानी कि 15 बराबर में हो जाएगा 90, 1 बराबर में हो जाएगा 15 छक्का 90। तो पूछा है कि माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कौन सी है, वो है 3। जैसे 3 बराबर में हो जाएगा 6 गुने में 3, यानी कि माध्य संख्या जो है वो है 18। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में से 100 रुपए की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि पढ़ेंगे कितना अनुपात है, वह है राशि का अनुपात 6:7 है, और टोटल राशि कितना है, वह है 1950 है। यहाँ से अनुपात में कितना जो हो जाएगा, ये होगा 7 और 6 13, यानी कि 13 का मान दिया है 1950। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 13 कम 13, 6 13 5 65, यानी कि 150। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 15 छक्का 90, यानी कि 900, और इसका हो जाएगा 15 7 75, यानी कि 1050 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बोल रहा है कि यदि 100 रुपया जोड़ी जाए, इसमें वो 100 रुपया जोड़ते हैं और इसमें भी 100 रुपया जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 0 5, यानी कि 1150। ठीक है, यहाँ से 1 2 से 1 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 20 5 100, और ये 5 2 10, 1 5 3 15, यानी कि उनका राशियों का जो अनुपात आ जाएगा नया, वो 20:23 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा कितना में बेच रहा है, 2340 रुपये में बेच रहा है, उसको हानि हो रहा है 10% की, क्रय मूल्य बड़ा होगा, यहाँ से हो जाएगा 100, बाटा में हानि हो 10% की, बटे में हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट, और ये 9 दूनी 18 5 9 छक्के 54, यानी कि यहाँ से सीपी बराबर में आ जाएगा 2600 रुपया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसे विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा
क्रैमूल यानी कि 2600 इंटू का लाभ हो रहा है यानी कि विक्रयमूल्य बढ़ा होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना परसेंट का लाभ, 15% का, यानी कि 115 और बटे में हो जाएगा 100, एक कर जाएगा डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एसपी बराबर में आ जाएगा 115 इंटू का 26 यानी कि ये गुना करेंगे अगर हम 115 को 26 ले तो ये हो जाएगा 6 5 30 के 0 हासिल 3 11 से 66 और 3 69 यानी कि 690 और ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 0 9 6 3 9 और ये 2 यानी कि 2990 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2990 रुपये पे अगर वो बेचेगा तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है 1.1 1.1, उसके बाद दिया है 1.001, इसको 0 देकर आगे बढ़ाते रहेंगे, फिर आगे 10.01, इसको भी इसको 0 बैठाकर आगे बढ़ा देंगे, फिर है 11.11 और इसको 0 देकर आगे बढ़ा देंगे, इसका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 1 और 1 2 और ये 1 और 1 2, फिर दशमलव ये 1 2 3 और ये 1 और 1 2 यानी कि 23.221, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। यहाँ से समय पूछा है, बस कितना राशि ले रहा है, उधार ले रहा है 18,000 रुपया और वो साधारण ब्याज की दर चुका है 2700 रुपया, तो क्या 2700 का मान दिया है वो हो जाएगा 18,000, ऐसे बराबर होता है पी आर टी बटा में 100 कि पी इंटू आर कितना है वो है 10% इंटू टी और बटे में हो जाएगा 100, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 9 3 27 और ये 9 दूनी 18 और ये दोस्तों हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से टी बराबर में आ जाएगा वो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बटे में 2 यानी कि 3 बट्टा में 2 वर्ष से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है धातु के खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से जो होगा खोखले गोले का आयतन वो हो जाएगा ठोस बेलन के आयतन के बराबर। यहाँ से कितना दिया है खोखले बेलन का त्रिज्या वो दिया है R1 दिया है 3 सेंटीमीटर और R2 दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खोखले गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई इंटू का R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब और ये बराबर हो जाएगा ठोस बेलन के आयतन के यानी कि पाई इंटू का R स्क्वायर, आर कितना दिया है इसका दिया है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा एच, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4/3 इंटू का ये R2 का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, तो 125 माइनस का R1 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, ये माइनस का 27 बराबर में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू का एच, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 गुने का 125 में से 27 जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8 और ये 11 में से 2 जाएगा इनकी 9 इनकी 98 और बॉटम यहाँ से 3 और ये गुना में इधर तो भागा में इनकी गुने को जाएगा 49 बराबर में एच, तो ये कर जाएगा 49 दूनी 98 और ये 4 दूनी 8 8/3 एच बराबर में आ गया 8/3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया 1 माइनस का 1/2 1 माइनस का 1/2, फिर दिया है 1 माइनस का 1/3, ऐसे करते करते दिया है 1 माइनस का 1/9, फिर दिया है 1 माइनस का 1/10, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 और ये गुने में हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, ऐसे करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4, ऐसे करते करते यहाँ से देखते हैं तो 9 में से 1 जगह यानी कि 8/9 और ये गुना हो जाएगा 10 माइनस का 1 यानी कि 9/10, तो ये दोस्तों कट रहा है ऐसे, तो ये 2 से 2 ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ये भी ऐसे कटेगा, ये भी कट जाएगा ऐसे और ये ऐसे, यानी कि यहाँ से हमारा बच जाएगा केवल 1 गुने 1/10 यानी कि हमारा फाइनली आ जाएगा
1/10, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहां से दिया है अंडर रूट का 51, फिर प्लस का अंडर रूट का 134, फिर प्लस का 5 अंडर रूट का 42, फिर प्लस का अंडर रूट का 16 और प्लस का अंडर रूट का 9। ठीक, यहाँ से हो जाएगा रूट 9 यानी कि 3 और यहाँ से रूट 16 यानी कि 4, 4 और 3 7, फिर 7 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 यानी कि 49 का वर्गमूल होता है 7। इस 7 को गुना हो जाएगा इसमें, क्योंकि होगा 7 5 35। ठीक है, तो इस 35 को जोड़ेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 3 3 6 और 4 5 9 यानी कि 169। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, ये 13 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 3 और 1 4 यानी 64। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पर दिया है 5 प्लस का ये कोष्ठ बंद 7 का स्क्वायर माइनस का 6 गुने 4, फिर छोटा कोष्ठ 12 भागा में 6, उसके बाद बड़ा कोष्ठ बंद, फिर है प्लस का 7 इंटू का 5 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों देखते हैं ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ से ये हो जाएगा 6 चौको 24, 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा 49 माइनस का ये 48। यहाँ तक इसका माना जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से अगर देखते हैं तो 5 माइनस का 3 यानी कि 2, 7 दूनी 14, यहाँ से आ जाएगा 14 और यहाँ पर है 5 यानी कि हमारा जाएगा फाइनली 5 प्लस का 1 प्लस का 14, तो ये हो जाएगा 14 5 19, 19 और 1 20, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x स्क्वायर प्लस का 9x, x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का है 3k और इसका दिया है शून्यकों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस का इनके अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का मान दिया है, वो दिया है 21। जैसे के का मान पूछा है तो के का मान कैसा आएगा, वो आएगा सी बटा में ए यानी कि गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा इंटू का बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हमारा आ जाएगा के का मान। यहाँ से दिया अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, यहाँ से हम निकालते हैं अल्फा गुने बीटा यानी कि अल्फा गुने अगर बीटा करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा 2, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किधर करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा 2ab। तो अगर ए बी करते हैं और 2 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा ए बी बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो, तो मूलों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए यानी कि एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा माइनस का 9 बट्टा में 1 यानी कि अल्फा प्लस का बीटा का मान आ गया यहाँ से माइनस का 9, यहाँ से अल्फा गुने बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मान दिया है 21 यानी कि माइनस का 21 और बटे में हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, बटे में हो जाएगा 2 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 अल्फा गुने बीटा का मान। तो अल्फा गुने बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर में होता है यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर लिख सकते हैं सी बटा में ए यानी कि सी अचर पद है 3k और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि ए यानी कि 1। तो अल्फा गुने बीटा का मान दिया है 30, यहाँ से 30 बराबर में हो जाएगा 3 इंटू का के यानी कि 10 3 30, यहाँ की के का मान आ गया 10, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अनिल अंकित मूल्य पर 20% के छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर
8% की छूट पर बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं इनकी एमपी है वो है 100 रुपया, ठीक है। ये खरीद रहा है कितना में, ये खरीद रहा है अंकित मूल्य के 20% के छूट पर। तो अगर 100 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 20, इसकी 20 के छूट पर खरीद देते हैं, ये खरीद रहा है 80 पर, ठीक है। और बेच कितने में रहा है, बेच रहा है अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर, यानी कि 100 से 8 कम पर बेच रहा है। तो ये बेच रहा है 92 रुपये में। तो कितने का उसको लाभ हो रहा है, उसको जो लाभ हो रहा है वो हो जा रहा है 12 रुपये का, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 12 रुपये का। और किससे हो रहा है, तो हो रहा है 80 रुपये से, और गुने में हो जाएगा 100। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 4×3 12, और ये 20 चौक 80, और ये 20 5 100, यानी कि उसको लाभ हो रहा है 15% का। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है 5 × का 42, 5 × का 42 और माइनस का है 3 प्लस का 27 और भागा में है 3। तो ये दोस्तों हो जाएगा 9 तिया 27, और ये 42 × 5 यानी 5 10 के 0 हाथ से लेकर 5 के 20 और 1 210, माइनस का ये हो जाएगा -3 और प्लस का 9 यानी कि प्लस का हो जाएगा ये 6। यहाँ से हमारा जाएगा 216। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के 60 डिग्री के कोण बनाता है। तो पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो दोस्तों ऐसा मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई जो है वो है AB, ठीक है। और यहाँ से कोई बिंदु से टूट कर गिरा, यानी कि मान लीजिए वो सी से टूटा है और यह टूट कर जमीन को छू रहा है, और इसके साथ कोण कितना बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये है D, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो होता है √3, और नीचे वाला होता है 1, और ये सामने वाला होता है 2, ठीक है। इसमें क्या है, ये 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है, क्योंकि 15 मीटर ऊंचाई का ये टोटल पेड़ है। ये दिया है मान 15 मीटर, ठीक है। ये दोस्तों टूटा है, ये वाला जो C से D यानी कि ये टूटा है। ये वाला कौन सा भाग टूटा है, ये वाला जो भाग टूटा है वो AC टूटा है, यानी कि यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि यही जो 2 वाला है वो टूटकर यहाँ पर आया है। कितना हमारा हो जाएगा टोटल हमारे अनुसार ऊंचाई, हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई 2 प्लस का √3, और प्रश्न कौन सा दिया है 15। एक बराबर में हो जाएगा 15 बटा में 2 प्लस का √3। हमसे पूछा है कि ये आधार से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, या कितना से टूटा है, √3 से टूटा है। तो √3 बराबर में हो जाएगा 15 बटा में 2 प्लस का √3 और इंटू का टूटा है √3, क्या हो जाएगा 15 √3 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस का √3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 11 13 10 9 8 20 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको दोस्तों पहले हम सजा लेंगे, बढ़ते करें, क्योंकि पहले छोटा होगा फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। तो कितना सबसे छोटा जो है वो है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 10, ठीक है। 10 के बाद कौन सा है, वो है 11 के बाद कौन सा है, वो है 13 2 टाइम है, यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 20। जैसे माध्यिका पूछा है तो माध्यिका जो होता है वो ठीक बीचों बीच की संख्या होता है। यहाँ से कटाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ से ये 3 अंक कट गया, और यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 अंक यहाँ से कट गया। कि माध्यिका बराबर हमारा आ जाएगा, वह हो जाएगा 11। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 14 21 और 28 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 14 21 और 28 का एलसीएम ये हो जाएगा 7 7 दूनी 14 7 21 और 7 चौक 28। फिर ये जाएगा 2 से 2 1 कम 2 3 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और बढ़ सकते 84 का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 84। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा माइनस का √3 cos थीटा बराबर में 0 हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि साइन थीटा माइनस का √3 cos थीटा बराबर में 0 दिया है। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में √3 cos थीटा,
क्योंकि -√3 cos थीटा को इधर कर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, और इस cos थीटा को इधर कर लगाएंगे तो हो जाएगा भागा में कि sin थीटा बटे में हो जाएगा cos थीटा बराबर में √3। तो sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर में होता है tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर में हो जाएगा √3, यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट, क्योंकि थीटा का मान जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री। तब से पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में 2, यानी √3 बट्टा में 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस 60 डिग्री का मान 1 बट्टा में 2, यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो हो जाएगा 1 बट्टा में 2 का स्क्वायर। ये हमारा जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 और 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2 बट्टा में 4, तो यहाँ से हमारा फाइनल आ जाएगा 1 बट्टा में 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 32 से 35 तक का। निम्न तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में CFC उत्सर्जन दर्शाती है। यहाँ से देखकर प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे 32 नंबर में बोल रहा है कि किस क्षेत्र में 2015 से लेकर 2019 तक CFC उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे अगर सीमेंट का देखते हैं वृद्धि, सीमेंट का कितना हो जाएगा वृद्धि, सीमेंट का कितना है, सीमेंट का जो है वो 2015 में वो है 200, और 2019 में कितना है, 2019 में है 450। इनकी वृद्धि जो हो रहा है वो हो रहा है 200 से 450, यानी कि 250, और बटे में हो जाएगा कितना से वृद्धि हो रहा है 200 से, और गुने में यह हो जाएगा 100, ये 100 से 2 दूरी कैंसिल आउट, और ये 125 दूरी 50, यानी कि सीमेंट में वृद्धि हो रहा है 125% की। ठीक है, फिर अगर देखते हैं उर्वरक में, तो उर्वरक में कितना वृद्धि हो रहा है, उर्वरक में 2015 में वो है 500, और 500 से वृद्धि कितना हो जा रहा है 2019 में, वो हो जा रहा है 800 की वृद्धि हो रहा है 300, यानी कि 300 वृद्धि हो रहा है, और किससे वृद्धि हो रहा है तो हो रहा है 500 से, और गुने में हो जाएगा ये 100, जब डबल से डबल कैंसिल आउट, और ये 5 6 के 30, यानी किसमें वृद्धि हो रहा है 60% का। अगर यहीं देखते हैं फोम में, तो फोम में कितना वृद्धि हो रहा है, फोम में 2015 में वो है 80, और 2019 में कितना है वो हो जा रहा है 200, ये वृद्धि हो जा रहा है 120 का, और किससे वृद्धि हो रहा है, ये हो रहा है 80 से, और गुने में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 40 थी है 120, और 40 दूनी 80, और ये 50 दूनी 100, यानी किसका वृद्धि हो जा रहा है 150%। ठीक है, और यहीं देखते हैं कीटनाशक में, तो कीटनाशक में कितना वृद्धि हो रहा है, कीटनाशक में 2015 में वो है 100, और 2019 में हो जा रहा है 180, यानी कि वृद्धि हो जा रहा है 80, और किससे तो 100 से, और गुने में हो जाएगा 100, दो कैंसिल आउट, इनके इसका वृद्धि हो रहा है कीटनाशक में 80% का। तो सबसे अधिक वृद्धि किसका हो रहा है, सबसे अधिक वृद्धि जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है फोम का, यानी कि 150% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ये हो गया 32 नंबर सवाल। ठीक है, 33 में क्या बोल रहा है कि सभी क्षेत्रों से कुल CFC उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र से CFC का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे अधिक था। यहाँ से ये हो जाएगा सभी क्षेत्रों से कुल CFC उत्सर्जन की तुलना में 2015 में अगर देखते हैं तो 2015 में कितना है टोटल है 200, 500, 700, 700 और 800, 800 और 80, यानी कि 880। 2016 में देखते हैं तो 2016 में कितना है वो है 300 और 600, 900, 900 और 1000, 1000 और 1, यानी कि 1200। और यहीं अगर 2017 में देखते हैं तो 2017 में कितना हो जा रहा है, 2017 में जो है वो है 320, 650, 100 और 120, यानी कि 100, 200, 200, 600, 800, 803, 1100, 1170 और 20, यानी कि 1190। और 2018 में देखते हैं तो 2018 में कितना है, यह है 400, 700, 1100, 1101, 1200, 12, 13, 1, 1400। और 2019 में अगर देखते हैं तो 2019 में कितना है, 2019 में जो है वह 450 और ये 800, यानी कि 1250, 1250 है 2, 1450, 1450 और 1, 1500, 1550 और 80, यानी कि 1630। तो किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुआ है वो रहा 2019 में। इसलिए ऑप्शन नंबर
डी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि 33 का आंसर हो जाएगा डी। और ये 33 नंबर का है, 34 गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ये 33 नंबर का हो गया। 34 नंबर में बोल रहा है कि कीटनाशक क्षेत्र से 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कीटनाशक क्षेत्र में। तो कीटनाशक क्षेत्र में कितना है वृद्धि? कीटनाशक क्षेत्र में पहले था 2015 में वो था 100, और 2019 में कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है 180, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है 80, और किससे वृद्धि हो रहा है? तो 100 से, और गुने में हो जाएगा 100। ये डबल कैंसिल आउट, यानी कि 80% का वृद्धि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ये 34 का हो गया। अब देखते हैं 35 में। 35 में क्या है? 35 में है कि 2017 में सभी क्षेत्रों से होने वाले कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत का था। तो 2017 में देखते हैं सभी का। तो 2017 में है 320, 650, 100 और 120, क्योंकि हो जाएगा 6, 3, 9, 970, 970 और 20, 990, 90 और 1000, 1000 और 1190 है टोटल। जिसमें कि किसका पूछ रहा है? तो इसमें बोला है कि सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितना परसेंट है। तो सीमेंट का पूछा है, तो सीमेंट में कितना 2017 में यह है 320, किसका योगदान हो जाएगा लगभग का? वह हो जाएगा 320 योगदान कर रहा है। और टोटल कितना है? टोटल निकाले हैं 1190, गुने का हो जाएगा 100। एक दूसरे के कैंसिल, और ये लगभग कट जाएगा 27 बनने के 27% का इसका योगदान है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस सेशन का बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।